All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we continued the topic of absorption costing. और बहुत डिटेल में हमने एक प्रॉब्लम पहले रेज किया था कि सर हम फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट डिवाइड करते हैं, तो सिमिलर प्रोडक्ट्स पे डिवाइड करना तो समझ आता है, नॉन सिमिलर प्रोडक्ट्स पे डिवाइड करना थोड़ा सा अनफेयर लगा था। तो सवाल आया था कि सर फिर हम फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट कैसे डिवाइड करें, हाउ हाउ टू अपॉर्शन फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑन पर यूनिट ऑन यूनिट बेसिस। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि इसके कुछ स्टेप्स हैं। देयर आर सर्टेन स्टेप्स वी नीड टू फॉलो इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग when we have to apportion fixed overheads on यूनिट बेसिस। और सबसे पहला स्टेप हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, स्टेप नंबर 1, टू apportion fixed overheads to cost centers on suitable basis। कि suitable basis पे फिक्स ओवरहेड को जो है वो कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर डिवाइड करो। तो यहां पर है ना, इस स्टेप में हमारे पास दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक तो ये कि सर ये कॉस्ट सेंटर क्या होता है, और दूसरा सूटेबल बेसिस क्या। तो हमने बहुत डिटेल में कॉस्ट सेंटर को अंडरस्टैंड किया, और ना सिर्फ कॉस्ट सेंटर की डिस्क्रिप्शन देखी, बल्कि हमने दो टाइप के कॉस्ट सेंटर्स को भी आइडेंटिफाई किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर्स, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर्स, पीसीसीज एंड एससीसीज। फिर हमने दो टाइप के फिक्स ओवरहेड्स को आइडेंटिफाई किया था, एक स्पेसिफिक विच बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर, एक जनरल विच डू नॉट बिलोंग टू एनी स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर, रादर दे बिलोंग टू द होल ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद हमने सूटेबल बेसिस पढ़ी थी, ये तमाम सूटेबल बेसिस पढ़ी थी। और इसके बाद हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था हमारी वर्कबुक में, पेज नंबर 202 पे। ये और मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन था, हमने ये अटेम्प्ट किया था, जहां और मैन्युफैक्चरिंग के पास चार प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स थे, मोल्डिंग, मशीनिंग, पेंटिंग एंड पैकिंग। हमने तमाम ओवरहेड्स को अपॉर्शन किया सूटेबल बेसिस पे। ये काम हम लास्ट क्लास में अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब अंडरस्टैंड करना, लास्ट क्लास में जब जो क्वेश्चन हमने ये अटेम्प्ट किया, तो हमारे पास एक ऐसे बिजनेस की एग्जाम्पल थी जहां चारों प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स थे, चारों जो कॉस्ट सेंटर्स थे, ऑल फोर कॉस्ट सेंटर्स in the previous class, in the previous example, were production cost centers, were production cost centers। लेकिन सर प्रैक्टिकली अगर बात करें, रियलिस्टिक बात करें, तो सर हमारे पास तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहां प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स के साथ साथ सर्विस कॉस्ट सेंटर्स भी होती हैं, सर्विस कॉस्ट सेंटर्स भी होंगे। डू यू गाइज अग्री विद दैट? डू यू गाइज अग्री विद दैट के प्रैक्टिकली रियलिटी में हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगी जहां प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स के साथ साथ सर्विस कॉस्ट सेंटर हो? तो आप लोगों के माइंड में यकीनन एक सवाल बनना चाहिए, आना चाहिए, यकीनन ये सवाल आना चाहिए दिमाग में कि सर आपने जो लास्ट क्लास में एग्जाम्पल कराई वो सारे प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स की थी, हमें अच्छे से समझ आ गया किस तरह से हमने बेसिस को यूज करते हुए ओवरहेड्स को सारे प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स पे डिवाइड किया। लेकिन सर अगर अगर सर्विस कॉस्ट सेंटर्स भी आ जाएं ऑर्गेनाइजेशन में,
तो क्या करेंगे सर? फिर फिक्स ओवरहेड्स को, फिर फिक्स ओवरहेड्स का क्या करेंगे? कैसे डिवाइड करेंगे सर? क्या होगा? तो परेशान होने की बात नहीं है। मैं आपके सामने एक फैक्ट्री लेआउट लेकर आया हूं। ये लेआउट हमने पहले भी पढ़ा था जब हम सर्विस कॉस्ट सेंटर्स को अंडरस्टैंड कर रहे थे। ये लेआउट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज इस लेआउट पे पूरी वर्किंग होगी हमारी, कंप्लीट वर्किंग, पूरी वर्किंग होगी। फोकस रखिएगा, नोट कीजिएगा। मैं जो आपके सामने एग्जाम्पल इनिशिएट करने जा रहा हूं, जो एग्जाम्पल इनिशिएट करने जा रहा हूं, फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। लेट सपोज, गौर से देखिएगा, मैं आपके सामने यहां पर एक केस इनिशिएट कर रहा हूं, केस डिस्क्राइब करने लगा हूं। चेक कीजिएगा जरा इस केस को। मिस्टर ए, मिस्टर ए owns ABC Limited, which has total 7 cost centers, 4 production cost centers, 3 service cost centers. Mr. A has announced the following rewards as per the performance basis. सर मिस्टर ए एबीसी लिमिटेड को ओन करते हैं। ये एबीसी लिमिटेड है नीचे हमारे पास, जिसमें टोटल 7 कॉस्ट सेंटर्स हैं, 7। 4 प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स हैं और 3 सर्विस कॉस्ट सेंटर्स हैं। ये चेक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं, ये देखिएगा फर्नीचर्स। तो सर ये जो फर्नीचर्स है सर, दिस इज अ service cost center. This is a production cost center. We all know that this is a production cost center. ये एक production cost center है। यहां प्रोडक्शन हो रही है, फर्नीचर बन रहा है, फर्नीचर बनाया जाता है, फर्नीचर को बेचा जाएगा, इससे पैसे आएंगे। तो फर्नीचर इज अ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। देन मूविंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट कॉस्ट सेंटर, दैट इज साइकिल्स। तो सर पता ये चला कि साइकिल्स भी प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है। साइकिल्स डिपार्टमेंट में भी, साइकिल्स के सेगमेंट में भी प्रोडक्शन हो रही है और इसके आउटपुट को बेचा जाएगा। एबीसी लिमिटेड को ये पैसा कमा के देगा। साइकिल्स एज अ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स। सेलफोन्स के बारे में देखा तो सेलफोन्स भी पता चला कि इट्स ऑल्सो अ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, एंड सो इज बोर्ड मार्कर। जो बोर्ड मार्कर है सर, वो भी प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है। तो पता चला कि भाई ये 4 प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स हैं। दीज 4 आर प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स। फिर नोट कीजिएगा कैंटीन। तो सर कैंटीन का मकसद क्या है? सुन लीजिएगा, कैंटीन का मकसद है सर्विस प्रोवाइड करना। किसको सर्विस प्रोवाइड करना सर? बाकी डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करना। कैंटीन का, यकीनन कैंटीन में खाना बनता होगा, लेकिन वो खाना बेचा नहीं जा रहा। दैट मील इज देयर टू सर्व द एम्प्लॉइज ऑफ एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड के एम्प्लॉइज वहां जाके खाना खाते होंगे। तो कैंटीन इज नॉट अ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, इट्स अ सर्विस कॉस्ट सेंटर। इट इज देयर टू प्रोवाइड सर्विसेज टू रेस्ट ऑफ द कॉस्ट सेंटर्स। फिर इसके बाद स्टोर। तो सर स्टोर जो है वो स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है
बाकी तमाम कॉस्ट सेंटर्स को इट्स अ सर्विस कॉस्ट सेंटर. एंड बीएम बिजनेस मेंटेनेंस. बीएम बिजनेस मेंटेनेंस, सर इट इज ऑल्सो अ सर्विस कॉस्ट सेंटर. तो अब ये चेक करो, एबीसी लिमिटेड के 4 प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स हैं, फर्नीचर, साइकिल्स, सेलफोन्स, बोर्ड मार्कर्स. और 3 सर्विस कॉस्ट सेंटर्स हैं, कैंटीन, स्टोर्स एंड बिजनेस मेंटेनेंस. 3 सर्विस कॉस्ट सेंटर्स हैं और 4 प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स हैं. बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात को. एबीसी लिमिटेड एक ही ओनर की ऑर्गेनाइजेशन है. उस ओनर ने अपने 7 कॉस्ट सेंटर्स के लिए 7 रिवॉर्ड्स अनाउंस किए हैं एज पर परफॉर्मेंस बेसिस. जिसकी जैसी परफॉर्मेंस होगी उसको वो रिवॉर्ड मिलेगा. ओनर ने अनाउंस किया है, चेक कीजिएगा, नोट कीजिएगा, कि जो टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मर होगा उसको होंडा सिविक कंपनी की तरफ से, बिजनेस की तरफ से दी जाएगी. सर जो सेकंड पे परफॉर्मर होगा उसको टोयोटा यारिस ऑफर की जाएगी. जो थर्ड परफॉर्मर होगा उसको सुजुकी स्विफ्ट ऑफर की जाएगी. जो फोर्थ परफॉर्मर होगा उसको सुजुकी ऑल्टो ऑफर की जाएगी. जो फिफ्थ परफॉर्मर होगा उसको यामाहा की 125 ऑफर की जाएगी. जो सिक्स परफॉर्मर होगा उसको यूनिक की 70 ऑफर की जाएगी. और जो लास्ट परफॉर्मर होगा उसको हम हमारी ही बनाई हुई साइकिल ऑफर करेंगे. हमारी ही साइकिल डिपार्टमेंट की साइकिल ऑफर करेंगे. ये 7 रिवॉर्ड्स एज पर द परफॉर्मेंस हमने इन 7 कॉस्ट सेंटर्स के हेड्स के लिए अनाउंस कर दी है. अंडरस्टैंड कीजिएगा. यकीनन कराची जैसे शहर में साइकिल का ही काम है बेटा. अब कराची जैसे शहर में यकीनन अब साइकिल का ही काम है. ठीक है ना. उतरे, गोद में ली, फुटपाथ पे चढ़े, दूसरे रोड पे निकल गए, अरे आसानी से, बेहतरीन, जबरदस्त, कहीं से भी निकल जाओ, है ना. तो सेवेंथ वाला प्राइज है ना, मतलब कराची की अब तो लिटरली ऐसी स्ट्रीट्स हैं कराची की, ऐसी ऐसी गलियां हो गई हैं. हाल ऐसा हो गया कि वहां होंडा सिविक भी नहीं जा सकती. अब तो होंडा सिविक को भी नहीं ले जा सकते. पहले सिर्फ एक जमाने में ना, इट्स अ डार्क रियलिटी, राइट. हाँ, अभी मैं डार्क रियलिटी बता रहा हूं. पहले सिर्फ लियारी नो गो एरिया होता था. अभी पूरे कराची में इंटरनल जो स्ट्रीट्स है ना वो सब नो गो एरिया बनी हुई. हम वहां पे मतलब कोई रोक नहीं रहा, लेकिन हम खुद नहीं जाते, गली का हाल देख के ही नहीं जाते. राइट. ऐसी है ना, बोल रहे 1 to 5 नॉट बैड. 1 to 5 देखते ही आवाम है ना आप पे कूद पड़ेगी कि ये तो हमसे छीनने आया है, आओ इसकी धुलाई लगा दें पहली. तो 1 to 5 मेरे को तो नहीं चाहिए भाई. अच्छा खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक गाइस, फोकस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. 7 रिवॉर्ड, 7 कॉस्ट सेंटर्स की परफॉर्मेंसेस के हिसाब से मिस्टर ए ने अनाउंस कर दिए. अब अंडरस्टैंड करना, हमें फैक्ट्री के बारे में यहां पे कुछ डेटा प्रोवाइड किया गया है. दिस डेटा इज अवेलेबल. ये डेटा हमारे पास बाबर आजम कहते हैं ना, डेटा बहुत है. ये रहा, डेटा बहुत है सर. हमें 4 प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स और 3 सर्विस कॉस्ट सेंटर्स के बारे में एग्जामिनर ने हमें सबसे पहले फ्लोर एरिया प्रोवाइड कर दिया. क्या प्रोवाइड कर दिया? फ्लोर एरिया. देखते जाइएगा. उसके बाद यहां पे कुछ लिखा हुआ स्टोर रिक्वेस्ट, थोड़ी देर में इस पे भी बात करेंगे. फिर ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स, इस पे भी बात करेंगे. मेंटेनेंस आवर्स, लेबर आवर्स और मशीन आवर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी गई है. और आखिरी में हमें 3
जनरल फिक्स्ड ओवरहेड्स बता दिए गए हैं। 3 जनरल फिक्स्ड ओवरहेड्स, रेंट, इंश्योरेंस, हीट एंड लाइट। मैं आपसे सिर्फ सिंपल सवाल पूछूंगा, इसका जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बेसिक सिंपल सवाल। क्या ये रेंट, इंश्योरेंस और हीट एंड लाइट किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है या ये पूरी एबीसी लिमिटेड का है? रेंट, हीट एंड लाइट एंड इंश्योरेंस, क्या ये तीनों किसी एक एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं या ये सर जनरल है पूरी एबीसी लिमिटेड को? राइट, इट्स जनरल, है ना सर, इट्स जनरल, ये पूरी एबीसी लिमिटेड को बिलोंग करते हैं। तो क्या अब हमें इन्हें अपॉर्शन करना पड़ेगा? बोलो भाई, क्या अब हमें इन्हें अपॉर्शन करना पड़ेगा? यही तो हमने स्टेप नंबर 1 सीखा था, चेक करो जरा। यही तो हमने स्टेप नंबर 1 सीखा था। अपॉर्शन द फिक्स्ड ओवरहेड्स टू ईच कॉस्ट सेंटर ऑन सूटेबल बेसिस। जो भी फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, जो भी फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, उन्हें कॉस्ट सेंटर पे डिवाइड करो सूटेबल बेसिस पे। अच्छा ये बताओ जरा मुझे, आप लोग पढ़ पढ़ लो जरा स्टेप नंबर 1 एक दफा, और मुझे इस सवाल का जवाब दो। क्या कहीं एग्जामिनर ने यह बोला है कि सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर के ऊपर आएगी कॉस्ट, या उसने कॉस्ट सेंटर बोला है? उसने कहीं भी प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर नहीं बोला है। उसने बोला अपॉर्शन द फिक्स्ड ओवरहेड्स टू ईच कॉस्ट सेंटर, ईच कॉस्ट सेंटर। तो अब प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर भी और सर्विस कॉस्ट सेंटर, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपके माइंड में एक आइडिया प्लांट किया, एक क्वेश्चन सीड किया कि सर आपने तो हमें सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर लास्ट क्लास में एग्जाम्पल में पढ़ाया, अगर किसी फैक्ट्री में किसी बिजनेस में सर्विस कॉस्ट सेंटर हो तो सर उसके ओवरहेड्स कैसे डिवाइड होंगे? सुन लीजिएगा, बिल्कुल वैसे जैसे लास्ट क्लास में किए हैं, कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। मैं एक सवाल पूछने जाऊंगा, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। मुझे ये बताओ, क्या कैंटीन ने पूरी फैक्ट्री में से ये फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है? यस और नो? क्या कैंटीन ने पूरी फैक्ट्री में से ये फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है? यस और नो? अच्छा, क्या स्टोर ने भी एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है? और क्या बिजनेस मेंटेनेंस ने भी एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है? किया हुआ है ना? तीनों ने फ्लोर एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो रेंट तीनों पे जाएगा, गौर से सुनना, हीट एंड लाइट इन तीनों पे भी जाएगा, और इंश्योरेंस भी इन तीनों पे भी जाएगा। तो हमें जो अपॉर्शनमेंट करनी है वो सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर नहीं, बल्कि सब पे अपॉर्शन करना है। कैसे करेंगे? गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा। हमने ये पढ़ लिया है लास्ट क्लास में दैट रेंट वुड बी, फैक्ट्री रेंट शुड बी अपॉर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया। ठीक है, फैक्ट्री रेंट शुड बी अपॉर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया। अब आप ये देखें जरा गौर से कि रेंट है पूरी फैक्ट्री का 1,30,000, 1,30,000, $1,30,000 पूरी फैक्ट्री का रेंट है। और फर्नीचर के पास इतना फ्लोर एरिया है, साइकिल्स के पास इतना, बोर्ड मार्कर के पास इतना, सेलफोन्स के पास इतना, कैंटीन के पास इतना, बिजनेस मेंटेनेंस के पास इतना, और स्टोर के पास इतना। गौर से सुनिएगा, मुझे ये बताओ पूरी फैक्ट्री का फ्लोर एरिया कितना है? पूरी एबीसी लिमिटेड का फ्लोर एरिया कितना है? हाउ मच इज द फ्लोर एरिया फॉर द होल एबीसी लिमिटेड? सर 13,000 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक,
13,000 मीटर स्क्वायर। तो मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे 1 मीटर स्क्वायर का रेंट पता चल जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का रेंट पता चल जाएगा। फिर मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा 4500 से तो फर्नीचर का आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई करूंगा 3000 से तो साइकिल का आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई करूंगा 1500 से तो बोर्ड मार्कर का आ जाएगा। हमने क्या लास्ट क्लास में यही काम किया है? मुझे बताओ यस और नो। क्या हमने अपॉर्शनमेंट बिल्कुल इसी तरीके से की थी लास्ट क्लास में? ये तेरी और हाय रब्बा वाली कंपनी की बिल्कुल ऐसी की थी हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल, राइट? आज इसको ही कंटिन्यू करेंगे। आज सर्विस कॉस्ट सेंटर्स भी हमारे पास। तो मैं आपके सामने रेंट 130,000 को अपॉर्शन करने जा रहा हूं इन तमाम फ्लोर एरियाज के ऊपर। चेक कर लीजिएगा, 130,000 डिवाइड बाय 13,000, 130,000 डिवाइड बाय 13,000 मल्टीप्लाइड बाय 4,500। तो सर फर्नीचर के ऊपर रेंट की वैल्यू आ गई 45,000। चेक कीजिएगा, फर्नीचर्स के ऊपर रेंट की वैल्यू आ गई 45,000। 45,000। क्योंकि रेंट का जो कलर है इन्होंने दिया हुआ है वो ग्रीन है, तो मैं ग्रीन से रेंट को शो करूंगा ताकि आपको रिव्यू में आसानी रहे। रेंट साइकिल पे जाएगा 3,000 का मतलब है 30,000। 30,000 जाएगा रेंट साइकिल्स के ऊपर, साइकिल डिपार्टमेंट के ऊपर। और उसके बाद है बोर्ड मार्कर, तो 15,000, 15,000 रेंट बोर्ड मार्कर डिपार्टमेंट पे जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेलफोन के पास, सेलफोन के पास 1200 मीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 12,000। सेलफोन के पास 1200 मीटर स्क्वायर है, 12,000। ओके, नोट कीजिएगा। सर कैंटीन ने भी कुछ मीटर स्क्वायर ऑक्यूपाई किया हुआ है, कैंटीन ने भी एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो 8,000 कैंटीन के ऊपर जाएगा, 8,000 कैंटीन के ऊपर जाएगा। चेक कीजिएगा जरा, बिजनेस मेंटेनेंस ने 500 किया हुआ है तो 5,000, 5,000 बिजनेस मेंटेनेंस के ऊपर जाएगा। और स्टोर ने 1,500 किया हुआ है तो स्टोर के ऊपर 15,000 जाएगा। अब आप चेक कर लो, आपके सामने 7 वैल्यूज ग्रीन में मौजूद हैं। दे आर रेंट apportioned to each cost center on floor area, on the basis of floor area। आप इन्हें टोटल कर लो, आप इन सातों वैल्यूज को टोटल कर लो जल्दी से। मैं आपके सामने टोटल कर रहा हूं, 45 प्लस 30 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 15। सर 130,000, 130,000। यही तो रेंट की वैल्यू थी, यही तो रेंट की वैल्यू थी। तो क्या हमने रेंट को डिवाइड कर दिया, यस और नो? इज रेंट डिवाइडेड ऑन ऑल कॉस्ट सेंटर्स? इज रेंट डिवाइडेड ऑन ऑल कॉस्ट सेंटर्स? यस सर, रेंट डिवाइड हो गया। अब बारी है इंश्योरेंस की, अब बारी है इंश्योरेंस की। अच्छा, इंश्योरेंस $13,000 है और फ्लोर एरिया भी 13,000 मीटर स्क्वायर है। अगर मैं इंश्योरेंस के 13,000 को फ्लोर एरिया से डिवाइड करूं तो $1 पर मीटर स्क्वायर, हर मीटर स्क्वायर पे $1
का इंश्योरेंस आ रहा है, तो ये एज इट इज डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। चेक कीजिएगा फर्नीचर के ऊपर। अच्छा, फर्नीचर को एग्जामिनर ने ब्लू से शो किया है, तो मैं कलर वैल्यूज जो है वो ब्लू में रखूंगा। फर्नीचर के ऊपर 4500 का इंश्योरेंस जाएगा। फर्नीचर के ऊपर 4500 का इंश्योरेंस, और साइकिल्स के ऊपर 3000 का इंश्योरेंस, और कैंटीन के ऊपर 800 का इंश्योरेंस, और बिजनेस मेंटेनेंस के ऊपर 500 का इंश्योरेंस, स्टोर के ऊपर 1500 का इंश्योरेंस, और बोर्ड मार्कर्स के ऊपर 1500 का इंश्योरेंस, सेल फोन्स के ऊपर $1200 का इंश्योरेंस। अब आप ये चेक करें, आई हैव जस्ट डिवाइडेड, नहीं, टर्म चेंज करता हूं, आई हैव जस्ट apportioned the insurance cost, the insurance overhead to all cost centers on floor area basis। अगर मैं इन तमाम ब्लू वैल्यूज को एडअप कर दूं ना, 4500 प्लस 3000 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 1500 प्लस 1500 प्लस 1200, 13,000, 13,000। और यही तो इंश्योरेंस की वैल्यू थी, 13,000, 13,000। इंश्योरेंस डन एंड डस्टेड, apportioned on all cost centers, suitable basis, floor area। लास्ट हीट एंड लाइट। अब हमारे पास आखिरी रह गया हीट एंड लाइट, 65,000। इसको भी फ्लोर एरिया पे डिवाइड करेंगे। फ्लोर एरिया 13,000, तो चेक कीजिएगा 65,000 डिवाइड बाय 13,000 मल्टीप्लाइड बाय 4,500, सर 22,500। तो फर्नीचर के ऊपर जो हीट एंड लाइट आएगा वो आएगा 22,500। उसके बाद साइकिल्स के पास 3,000 एरिया है, तो 15,000, 15,000, 15,000, 15,000 साइकिल डिपार्टमेंट के ऊपर हीट एंड लाइट आ गई। चेक करते जाइएगा, नोट कीजिएगा। साइकिल्स के बाद बोर्ड मार्कर है जिसके पास 1500 मीटर स्क्वायर है, 7,500, 7,500। चेक करते जाइएगा, देखते जाइएगा। इसके बाद सेल फोन डिपार्टमेंट है जिसके पास 1200 मीटर स्क्वायर है। सेल फोन डिपार्टमेंट हीट एंड लाइट बेयर करेगा 6,000, 6,000। सेल फोन डिपार्टमेंट के बाद बिजनेस मेंटेनेंस है, कैंटीन है जिसके पास 800 मीटर स्क्वायर है। कैंटीन 4,000 बर्दाश्त करेगा, 4,000। बिजनेस मेंटेनेंस 2,500, 2,500 बर्दाश्त करेगा। और आखिरी में स्टोर 7,500 ये बेयर करेगा। हमने हीट एंड लाइट के फिक्स ओवरहेड्स को तमाम कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर अपॉर्शन कर दिया, एंड विद दिस हीट एंड लाइट इज ऑल्सो अपॉर्शन। मुझे ये बात बताएं, क्या हमने तमाम ओवरहेड्स को तमाम कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर अपॉर्शन कर दिया? यस और नो? यस और नो? क्या हमने तमाम ओवरहेड्स को, 3 ओवरहेड्स थे इस एग्जाम्पल में और 7 कॉस्ट सेंटर्स थे, हमने इन 3 ओवरहेड्स को उन 7 कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर अपॉर्शन कर दिया। अब हमारे पास कोई ओवरहेड्स तो नहीं बचे ना?
अब हमारे पास एक अपॉर्शनमेंट का जनरल फॉर्मूला लिखा दें, मतलब समझा नहीं। जनरल फॉर्मूला, अच्छा, फिक्स ओवरहेड, ओके, लेकिन फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय सूटेबल बेसिस मल्टीप्लाइड बाय सूटेबल बेसिस ही होगा। मतलब फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय फ्लोर एरिया, टोटल फ्लोर एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट सेंटर फ्लोर एरिया। तो फ्लोर एरिया पे ऐसे हो जाएगा, अगर हम किसी भी ओवरहेड को फ्लोर एरिया पे डिवाइड कर रहे हैं तो फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल फ्लोर एरिया मल्टीप्लाइड बाय फ्लोर एरिया ऑफ ईच कॉस्ट सेंटर। और इसी तरीके से अगर हम नॉन करंट एसेट पे डिवाइड कर रहे हैं सूटेबल बेसिस, तो टोटल फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट मल्टीप्लाइड बाय नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट ऑफ ईच कॉस्ट सेंटर। तो अगर आइए डिमांड लिख देता हूं भाई, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख देता हूं। अपॉर्शनमेंट के लिए चेक कर लीजिएगा, अपॉर्शनमेंट के लिए अगर हमें कोई फॉर्मूला डेवलप करना पड़े तो इट विल बी लाइक दिस, अपॉर्शनमेंट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, चेक कीजिएगा, डिवाइड बाय टोटल वैल्यू ऑफ सूटेबल बेसिस। जिस बेस पे भी आप डिवाइड कर रहे हो, जिस बेस पे भी, क्योंकि एक बेस तो नहीं होती ना, देर इज नो नो वन सिंगल बेस, अलग अलग बेसिस हैं, तो उसकी टोटल वैल्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ सूटेबल बेसिस ऑफ ईच कॉस्ट सेंटर। ये फॉर्मूला बनेगा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ये फॉर्मूला बनेगा, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर अपॉर्शनमेंट। कि जो भी फिक्स ओवरहेड है, जैसे पार की वैल्यू है पार, तो पार को डिवाइड करेंगे किलोवाट आवर्स पे, लेट सपोज, तो पार की वैल्यू यहां आ गई, टोटल किलोवाट आवर्स की वैल्यू यहां आ गई, और फिर हर एक कॉस्ट सेंटर के किलोवाट आवर्स की वैल्यू यहां आ गई। ये तरीका। बहरहाल अब मैं आप लोगों के सामने जो काम करने जा रहा हूं, फोकस कीजिएगा, हमने सूटेबल बेसिस पे तमाम ओवरहेड्स को अपॉर्शन कर दिया, तमाम सातों कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर, जो हमारा टेक्निकली स्टेप 1 था। अब आप अंडरस्टैंड करना, फर्नीचर डिपार्टमेंट के ऊपर जितनी कॉस्ट आई है गौर से देखना, फोकस करना, हम इसको टोटल करते हैं। फर्नीचर डिपार्टमेंट के ऊपर जितनी कॉस्ट आई है हम उसको टोटल करते हैं। 45,000 प्लस 4,500 प्लस 22,500, 72,000। क्या फर्नीचर डिपार्टमेंट ये कॉस्ट बर्दाश्त कर सकता है? क्या फर्नीचर डिपार्टमेंट ये $72,000 बर्दाश्त कर लेगा? क्या वो ये 72,000 कवर करने की एबिलिटी रखता है? मुझे बताओ, यस और नो? यस सर। पता है क्यों? क्योंकि सर फर्नीचर डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन हो रही है, वो फर्नीचर डिपार्टमेंट अपना प्रोडक्ट बेच के, अपने फर्नीचर बेच के ये 72,000 कवर कर लेगा। यस और नो? है ना? नहीं कर सका तो वो उसकी पुअर परफॉर्मेंस होगी। हाँ, बिकॉज इट इज जनरेटिंग रेवेन्यू, क्योंकि सर फर्नीचर डिपार्टमेंट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो वो ये 72,000 बर्दाश्त कर सकता है, बेयर कर सकता है।
साइकिल्स डिपार्टमेंट को अगर आप गौर से देखो, 30, 15, 45 और 348,000, क्या साइकिल्स डिपार्टमेंट अपने हिस्से की कॉस्ट बर्दाश्त कर लेगा? क्या साइकिल्स डिपार्टमेंट अपने हिस्से की कॉस्ट बर्दाश्त कर लेगा? यस सर, क्योंकि साइकिल डिपार्टमेंट भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। सेलफोन डिपार्टमेंट को अगर आप गौर से देखो तो सर 19,200, 19,200, 19,200, सेलफोन डिपार्टमेंट भी ये कॉस्ट बर्दाश्त कर लेगा क्योंकि वो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। बोर्ड मार्कर्स की अगर बात करें हम तो 15,000 और 9,000, 24,000। अब ये चेक करना, बोर्ड मार्कर्स भी ये बर्दाश्त कर लेगा, ये $24,000 बोर्ड मार्कर्स भी बर्दाश्त कर लेगा, बेयर कर लेगा। क्यों बेयर कर लेगा? क्योंकि सर ये भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट, कैंटीन डिपार्टमेंट हमारे सामने कैंटीन डिपार्टमेंट का भी हेड मौजूद है। हेड, सारे डिपार्टमेंट्स के हेड मौजूद हैं, कैंटीन डिपार्टमेंट का भी हेड मौजूद है। कैंटीन डिपार्टमेंट के ऊपर आया 12,800, 12,800। मेरा सवाल है, क्या कैंटीन डिपार्टमेंट ये कॉस्ट बर्दाश्त कर सकता है? क्या कैंटीन डिपार्टमेंट ये कॉस्ट, ये ओवरहेड्स बर्दाश्त कर सकता है? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, नो सर। बताओ क्यों, क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकता? क्यों कैंटीन डिपार्टमेंट ये 12,800 बर्दाश्त नहीं कर सकता? वाई सर? इसलिए क्योंकि कैंटीन डिपार्टमेंट में कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रही जिसको बेचा जाए, बिकॉज वहां पे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा हमारा। हाँ, वहां पे कोई प्रोडक्शन थोड़ी कर रहे हैं हम। वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग ओवर देयर, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग टू सेल ओवर देयर। ये तो कैंटीन डिपार्टमेंट तो सर्विस देने के लिए मौजूद है, सर्विस सर्व करने के लिए मौजूद है। और आप स्टोर्स को देखो, आप स्टोर डिपार्टमेंट को देखो, स्टोर डिपार्टमेंट के ऊपर 24,000, 24,000 का ओवरहेड आया हुआ है, जस्ट सेम एज बोर्ड मार्कर्स। मतलब बोर्ड मार्कर कमाने वाला डिपार्टमेंट है, कमाने वाला, पैसा कमाने वाला। और स्टोर डिपार्टमेंट बेरोजगार, सर्विस देने वाला डिपार्टमेंट है। दोनों के ऊपर सेम ओवरहेड्स आए क्योंकि दोनों का फ्लोर एरिया सेम था, दोनों का फ्लोर एरिया सेम था। लेकिन स्टोर डिपार्टमेंट तो बेचारा परेशान हो जाएगा, कहेगा मैं कहां से बर्दाश्त करूंगा ये खर्चा, मैं तो कुछ जनरेट, रेवेन्यू ही नहीं जनरेट कर रहा। और बिजनेस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को आप नोट करो, इसके ऊपर आ गए 8,000। ये चेक करना जरा, बिजनेस मेंटेनेंस के ऊपर आ गए, ये चेक करना, 8,000, 8,000। इतना छोटा सा मामूली सा डिपार्टमेंट है बिजनेस मेंटेनेंस, इतना नन्ना मुन्ना सा डिपार्टमेंट है बेचारा। हाँ, आप नोट करो, कहां से बर्दाश्त करेगा ये $8,000? कहां से बर्दाश्त करेगा ये $8,000? अब आप मुझे ये बताओ, अगर हम अगर हम इस बेसिस पे, इस बेसिस पे वो रिवॉर्ड्स अनाउंस करें, रिवॉर्ड्स अनाउंस, तो सर कैंटीन, स्टोर और बिजनेस मेंटेनेंस तो हमेशा आखिरी तीन में ही आएंगे। और स्टोर बेचारे को तो साइकिल मिलने वाली है। इज दिस ट्रू? मुझे बताओ, इज दिस ट्रू? ऐसा ही होगा अगर हम इस बेसिस पे इनकी परफॉर्मेंस हम बोले भाई कैंटीन के ऊपर, कैंटीन हमें 12,800 का लॉस दे रहा है और बिजनेस मेंटेनेंस हमें 8,000 का लॉस दे रहा है और स्टोर हमें 24,000 का लॉस दे रहा है। चेक कर लेना, हम कहेंगे कि भैया स्टोर ने सबसे ज्यादा नुकसान दिया है हमें। गौर से सुनना, सबसे ज्यादा नुकसान दिया है हमें स्टोर ने। हम स्टोर को साइकिल भी नहीं देंगे, हम स्टोर के मैनेजर को साइकिल भी नहीं देंगे। डू यू गाइस थिंक इट इज अनफेयर विथ सर्विस कॉस्ट सेंटर्स? डू यू गाइस थिंक इट इज अनफेयर विथ सर्विस कॉस्ट सेंटर्स? डू यू गाइस थिंक इट इज अनफेयर विथ सर्विस कॉस्ट सेंटर्स?
कि सर वो तो मतलब मैं ना मैं एक स्टेटमेंट यहां पे दूंगा, एक स्टेटमेंट दूंगा। इस स्टेटमेंट को सुन लेना जरा, इस स्टेटमेंट को सुनना तो आपको है ना बात समझ आएगी बड़ी क्लियरली। इट इज लाइक burdening an unemployed kid of the home with a certain amount of overheads। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक बेरोजगार बच्चे के ऊपर कॉस्ट बेयर करने का बर्डन डाल दिया। वो तो टेक्निकली कुछ जनरेट तो कर नहीं रहा ना, कैंटीन क्या, कैंटीन तो सर्विस देने के लिए बैठा हुआ है। इससे इससे अच्छा तो कैंटीन वाला डिपार्टमेंट कहता कि मैं खाना ही नहीं बनाऊं, कैंटीन डिपार्टमेंट बंद कर दूं, तो जीरो हो जाएगा, कम से कम मैं एग्जिस्ट ही नहीं करूंगा। अभी तो मेरे मुझे उल्टा लॉस दे दिया। स्टोर वाला कहेगा मैं भी बंद कर देता हूं। लॉस लॉस क्यों दे दिया भाई? लॉस कैसे हमारे ऊपर आ गया? हम तो कुछ जनरेट ही नहीं करते, तो लॉस कहां से आ गया? तो अब अंडरस्टैंड करना, समझना, इस बात को समझना। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके सामने, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ रहा है। इट इज ट्रू दैट सर्विस कॉस्ट सेंटर्स कैन नॉट बेयर देयर ओन ओवरहेड्स। इट इज ट्रू दैट सर्विस कॉस्ट सेंटर्स cannot bear their own overheads. So something has to be done here. कुछ तो करना पड़ेगा। अब आप में हो सकता है, आप में से किसी के माइंड में ये सवाल हो इस वक्त, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि सर अगर हम इनके फ्लोर एरिया ही कंसिडर नहीं करते, हम इनके फ्लोर एरियाज ही कंसिडर नहीं करते, सारी कॉस्ट बाकी चारों पे ही डाल देते, तो सुन लेना, दैट इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मैनर और एप्रोप्रिएट वे। उससे वैल्यू सही नहीं आएंगी, वो डिवीजन का सही तरीका नहीं है। क्यों सही तरीका नहीं है? क्योंकि सर ये तीनों डिपार्टमेंट भी तो फ्लोर एरिया तो ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना एटलीस्ट। ये तीनों डिपार्टमेंट भी फ्लोर एरिया तो ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना एटलीस्ट। फ्लोर एरिया वो यकीनन ऑक्यूपाई कर रहे हैं ये तीनों, तो इनके ऊपर ओवरहेड्स तो आने चाहिए। लेकिन अब हमें इनके ऊपर से ओवरहेड्स हटाने भी पड़ेंगे। यस और नो? मुझे ये बता दो बस, क्या अब हमें इनके ऊपर से ओवरहेड्स हटाने पड़ेंगे? क्या हमें कैंटीन के ऊपर से ओवरहेड्स खत्म करने पड़ेंगे ताकि कैंटीन को कुछ बर्दाश्त ना करना पड़े? क्या हमें स्टोर के ऊपर से ओवरहेड्स हटाने पड़ेंगे ताकि अब उसे कुछ बर्दाश्त ना करना पड़े? तो प्लीज गौर से देखिएगा, फोकस कीजिएगा बच्चों। यहां आता है हमारा स्टेप 2, यहां आता है, ये था ना स्टेप 1, हमने तो स्टेप 1 पढ़ा था। अब आएगा हमारा स्टेप 2। आइए मैं आपके सामने यहां पर स्टेप 2 मेंशन कर रहा हूं। फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा। मैं आपके सामने यहां पर स्टेप 2 लिख रहा हूं। व्हाट विल बी द स्टेप 2? फोकस कीजिएगा, चेक कीजिएगा, ये था हमारा स्टेप 1। अब मैं आपके सामने यहां पर स्टेप 2 लिख रहा हूं। स्टेप 2 चेक कीजिएगा। री apportion the service cost centers overheads to production cost centers on once again suitable basis।
once again on suitable basis as service cost centers are not able to bear their own overheads as they are not producing or selling any प्रोडक्ट। ये चेक करें जरा सर, ये है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करने जा रहे हैं, क्लियरली बता देता हूं। सर्विस कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर से उनके ओवरहेड्स खत्म करेंगे और उनके ओवरहेड्स प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स को ट्रांसफर करेंगे। वो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर जहां प्रोडक्शन हो रही है, एक्चुअली रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, अब वो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स भी है ना, वो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स भी, गौर से सुनना, सर्विस कॉस्ट सेंटर्स के खर्चे बर्दाश्त करेंगे। आई रिपीट, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स सर्विस कॉस्ट सेंटर्स के खर्चे बर्दाश्त करेंगे। आप बोलो, हो सकता है आपके माइंड में इस वक्त एक सवाल आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि सर नाउ इट विल बी अनफेयर विद प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स। सर ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स के साथ अनफेयर हो गया। नॉट एट ऑल, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे सूटेबल बेसिस पे। सूटेबल बेसिस का मतलब, जिस प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर ने जिस सर्विस कॉस्ट सेंटर से जितनी सर्विस रिसीव की होगी, उसे उतना हिस्सा बर्दाश्त करना पड़ेगा उस सर्विस कॉस्ट सेंटर का। आई रिपीट, आई रिपीट, मैं पूरा स्टेटमेंट एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सर सवाल ये बना था हमारा कि क्या ये प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स के साथ नाइंसाफी नहीं है, अनफेयर अनजस्ट नहीं है कि उन्हें सर्विस कॉस्ट सेंटर्स के खर्चे भी बर्दाश्त करने पड़े? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम सर्विस कॉस्ट सेंटर्स की कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर इस बेसिस पे डिवाइड करेंगे कि जिस प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर ने जिस सर्विस कॉस्ट सेंटर से जितनी सर्विस रिसीव की है, वो उतना हिस्सा बर्दाश्त करेगा। जिसने ज्यादा सर्विस रिसीव की है, वो यकीनन ज्यादा हिस्सा बर्दाश्त करेगा। जिसने कम सर्विस रिसीव की है, वो कम हिस्सा बर्दाश्त करेगा। अब आप मुझे बताएं, क्या ये फेयर हो जाएगा? विल दिस बी फेयर नाउ? व्हाट डू यू थिंक, विल दिस बी फेयर नाउ? क्या ये अब फेयर हो जाएगा कि भाई जिसने जितना सर्विस कॉस्ट सेंटर को यूज किया है, वो उसके हिसाब से उसका खर्चा उठाएगा? ठीक है ना? तो नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, हम स्टोर्स की कॉस्ट को डिवाइड करेंगे स्टोर रिक्वेस्ट की बेसिस पे। अली से फिर वो क्वांटिटेटिव के बाद बजाय क्वालिटेटिव फैक्टर्स आ जाते हैं। अलीजे इज आस्किंग राइट नाउ कि सर फिर हम सर्विस कॉस्ट सेंटर्स को रिवॉर्ड्स कैसे देंगे, क्योंकि वो तो कुछ ना प्रॉफिट भी नहीं कर रहे ना लॉस कर रहे, तो वहां तो जीरो हो जाएगा। जब सर्विस कॉस्ट सेंटर के ऊपर से आप सब हटा दोगे तो वो तो जीरो हो जाएगा। वहां क्वांटिटेटिव के बजाय क्वालिटेटिव अप्रेजल होगा, उन तीनों में क्वालिटेटिव अप्रेजल होगा। राइट? ठीक है ना? चलो बहरहाल अभी उसको थोड़ी देर में साइड में करते हैं, रीअपॉर्शनमेंट पे फोकस करते हैं। किस पे? रीअपॉर्शनमेंट पे। कि सर ये काम करेंगे कैसे, तो चेक करना, जरा नोट करना। स्टोर रिक्वेस्ट, स्टोर रिक्वेस्ट का मतलब समझाता हूं, आओ स्टोर रिक्वेस्ट का मतलब समझाता हूं। किस डिपार्टमेंट ने कितनी दफा स्टोर को यूज किया है, ये देखो जरा। किस डिपार्टमेंट ने कितनी दफा स्टोर को यूज किया है,
ये बता रहा है स्टोर रिक्वेस्ट। मतलब फर्नीचर डिपार्टमेंट ने स्टोर को 800 दफा यूज किया है, साइकिल्स ने 100 दफा। अब एक सिंपल सा सवाल पूछ लूं, बिल्कुल सिंपल सा। क्या फर्नीचर डिपार्टमेंट ने साइकिल के मुकाबले 8 टाइम्स यूज किया है स्टोर को? फर्नीचर डिपार्टमेंट ने साइकिल्स के मुकाबले 8 टाइम्स यूज किया है स्टोर को। तो साइकिल के मुकाबले 8 टाइम कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी फर्नीचर डिपार्टमेंट को। दिस इज वेरी फेयर नाउ, मोस्ट सूटेबल। इसी तरीके से मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, कैंटीन में खाना बन रहा है और खाना मिल रहा है, कौन खा रहा है? कौन खाना खा रहा है सर? वर्कर्स। कौन खाना खा रहा है? वर्कर्स। तो कैंटीन को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स पे। कैंटीन को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स पे, ठीक है ना? कैंटीन को डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ वर्कर्स पे। तो फोकस कीजिएगा, कैंटीन में जितने वर्कर्स, जो जिस डिपार्टमेंट में जितने वर्कर्स हैं वो जाके खाना खाएंगे कैंटीन में, तो जिसके पास जितने ज्यादा वर्कर्स, वो उतनी ज्यादा कॉस्ट बर्दाश्त करेगा। अच्छा, मैं यहां पर एक बात पहले ही बता दूं, डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं, पता चला आप लोग टॉपिक के बीच में, फिर सवाल के बीच में, रीअपॉर्शनमेंट के बीच में ये सवाल लेकर आ गए। लेकिन सर अंडरस्टैंड करना, समझना इस बात को, हम कैंटीन की कॉस्ट इस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं कि जिस डिपार्टमेंट में जितने ज्यादा वर्कर्स, वो उतनी ज्यादा कॉस्ट बर्दाश्त करेगा। लेकिन सर ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है कि सेलफोन के ये 50 वर्कर्स जो हैं वो फर्नीचर के 150 वर्कर्स से ज्यादा खाना खा जाते हो। समझिएगा इस बात को। कैंटीन, ये जो सेलफोन्स के 50 वर्कर्स हैं, ये फर्नीचर के 150 वर्कर्स से ज्यादा खाना खा लेते हो या बराबर खाते हो, या एक एक बंदा 3 3 आदमी के बराबर खाना खा रहा है। ये तगड़े तगड़े सेलफोन वालों ने ना, तगड़े तगड़े मोटे मोटे एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। फर्नीचर वाले ने ना दुबले पतले एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। गौर से सुनना मेरी इस बात को प्लीज, बराए मेहरबानी। हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इन तमाम एनालिसिस को इग्नोर करते हैं, इन तमाम एनालिसिस को इग्नोर करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। इसी तरीके से ना, जैसे ये स्टोर ने 800 रिक्वेस्ट दी और साइकिल्स ने 100 रिक्वेस्ट दी, ये फर्नीचर वाले ने 800 दी और साइकिल्स ने 100 दी, तो हो सकता है कि फर्नीचर डिपार्टमेंट बोले भाई मैंने तो छोटा छोटा सामान रखवाया था, साइकिल वालों ने बड़ा सामान रखाया है, तो टेक्निकली जगह तो वो ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा कॉस्ट जानी चाहिए। फर्नीचर डिपार्टमेंट अपने डिफेंस में ये क्लेम लेकर आ सकता है कि मैंने भले 800 दफा यूज किया है स्टोर को, लेकिन मेरा छोटा छोटा सामान मैंने रखवाया है, कोई नट बोल्ट, कोई ऐसी फोम वोम रखवा दिया। साइकिल्स वालों ने 100 दफा यूज किया है, लेकिन पूरी पूरी साइकिल्स उन्होंने रखाई हैं। सुन लीजिएगा, मैं यहां क्लैरिफाई कर रहा हूं, हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इतनी इन डेप्थ एनालिसिस को इग्नोर करते हैं। ये आपके A2 का चैप्टर बनता है जिसका नाम है एबीसी कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ना एएस की, या आपके A2 में कैरी फॉरवर्ड होगी। फाउंडेशंस बनेंगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, और उस फाउंडेशन के ऊपर एबीसी कॉस्टिंग का स्ट्रक्चर सेट किया जाता है। तो हम इतनी इन डेप्थ एनालिसिस में नहीं जाएंगे एब्जॉर्प्शन में कि हमें यह सोचना पड़ रहा है कि साइकिल्स तो बड़ी बड़ी रखवाई गई और फर्नीचर ने छोटा सामान रखवाया। नहीं नहीं नहीं, वील कीप इट सिंपल। 800 दफा यूज किया है, 8 दफा साइकिल्स के मुकाबले 8 दफा ज्यादा, तो साइकिल्स के मुकाबले 8 दफा कॉस्ट भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। 150 वर्कर्स हैं, सेलफोन्स के मुकाबले 3 गुना ज्यादा, तो सेलफोन्स के मुकाबले
कैंटीन की 3 गुना कॉस्ट भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी आपको, भले आपके वर्कर खाना नहीं खाते हो। और मेंटेनेंस, बिजनेस मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो मेंटेनेंस आवर्स पे डिवाइड होगी, मेंटेनेंस आवर्स पे। अब आपके सामने मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखने जा रहा हूं, नोट। इस नोट का पूरे स्टेप नंबर 2 से बहुत गहरा रिश्ता है, ताल्लुक है, रिलेशन है। फोकस कीजिएगा, नोट, नोट, री अपॉर्शनमेंट is always done by using elimination method। चेक कर लीजिएगा, रीअपॉर्शनमेंट जो हम करेंगे सर्विस कॉस्ट सेंटर से प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर, ये हमेशा एलिमिनेशन टेक्निक और एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करेंगे। सर क्या है एलिमिनेशन मेथड, व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड? 5-10 मिनट में जब मैं ये एक एक करके रीअपॉर्शनमेंट स्टार्ट करूंगा तो आपको मेरी बात समझ आ जाएगी कि ये एलिमिनेशन मेथड क्या है और क्यों इस्तेमाल करते हैं ये। अब आप मुझे ये बताएं, क्या राइट नाउ हमारे पास 3 सर्विस कॉस्ट सेंटर्स हैं जो परेशान खड़े हुए हैं हमारे सामने, ये सोच रहे हैं कि हम तो सर्विस देने के लिए बैठे थे, हमारे ऊपर क्यों कॉस्ट आ गई बिला वजह में? क्या हमें उनके ऊपर से वो बर्डन रिलीज करना है, वो कॉस्ट खत्म करनी है? क्या हमें उन कॉस्ट से रिलीफ करना है उन तीनों डिपार्टमेंट्स को? यस सर, यस सर। फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। हम सबसे पहले, लेट सपोज सबसे पहले हम कैंटीन डिपार्टमेंट को यूज करते हैं। गौर से सुन लेना मेरी बात। हम लेट सपोज सबसे पहले कैंटीन डिपार्टमेंट को यूज कर लेते हैं। कैंटीन को कर लो या स्टोर को कर लो, अच्छा बिजनेस मेंटेनेंस सबसे आखिरी में होगा, वो भी रीजन बता दूंगा। बिजनेस मेंटेनेंस सबसे आखिरी में होगा, वो बाद में बता दूंगा। लेकिन हम पहले कैंटीन को करें या पहले स्टोर को करें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पहले कैंटीन को कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। पहले कैंटीन को कर लेते हैं। चेक करना जरा, मुझे ये बताओ गाइस, एवरीवन राइट नाउ ओवर हियर, प्लीज प्लीज अपनी स्क्रीन पे फोकस रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट नाउ ओवर हियर। मुझे ये बताओ, क्या पूरी कैंटीन के ऊपर, पूरे कैंटीन प्रोडक्ट कैंटीन कॉस्ट सेंटर के ऊपर 12,800 की कॉस्ट आई हुई थी? क्या कैंटीन कॉस्ट सेंटर के ऊपर, कैंटीन डिपार्टमेंट के ऊपर 12,800 की ओवरहेड्स आए हुए थे? यस और नो? क्या अब हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा? तो सर हम इसको डिवाइड करेंगे, ये देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स। अब जो मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। गौर से सुनिएगा, फोकस कीजिएगा। ये बताएं मुझे जरा कि हमारे पास पूरी फैक्ट्री में कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं? पूरी फैक्ट्री में हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्कर्स आर देयर इन द एंटायर फैक्ट्री? वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने फौरन जवाब दिया इसका। 400, 400। अच्छा ये बताओ, कैंटीन के कितने वर्कर्स हैं? कैंटीन, कैंटीन के कितने वर्कर्स हैं? हाउ मेनी वर्कर्स आर देयर इन कैंटीन डिपार्टमेंट? कैंटीन डिपार्टमेंट में कितने वर्कर्स हैं सर? 20 वर्कर्स हैं। मनाहिल 20 कैंटीन के पास 20 वर्कर्स हैं बेटा, ये देखिएगा मनाहिल, 20 वर्कर्स हैं कैंटीन के पास। राइट, फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। क्या हमें कैंटीन के ऊपर से ही कॉस्ट खत्म करनी है? क्या हमें कैंटीन के ऊपर से ही कॉस्ट खत्म करनी है? अगर हम कैंटीन के ये 20 वर्कर्स भी काउंट कर लें तो कैंटीन के ऊपर से कॉस्ट तो खत्म नहीं होगी।
अगर हम कैंटीन के इन 20 वर्कर्स को भी काउंट करें कि कैंटीन साहब आपके भी 20 वर्कर्स हैं, गौर से सुनना, तो कैंटीन डिपार्टमेंट का मैनेजर तो फिर भी यही कहेगा ना कि साहब ये 20 वर्कर्स भी तो बाकी सबको सर्विस देने के लिए ही हैं, हम कहां से, ये कहां से खर्चा बर्दाश्त करेंगे। तो अंडरस्टैंड करना, एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि हमें कैंटीन के ऊपर से कॉस्ट खत्म करनी है, तो हम अब उसे किसी भी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। हम अब उसे किसी भी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 20 के बजाय हम कैंटीन के मैनेजर को हमने बोला, मैनेजर साहब सुन लीजिए, 400 वर्कर्स है ना, हम आपकी पूरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट को, गौर से सुनना, 380 वर्कर्स पे डिवाइड कर देते हैं, 380 वर्कर्स पे। तो आपके 20 वर्कर्स के ऊपर कॉस्ट नहीं आएगी, आपके ऊपर से कॉस्ट खत्म हो जाएगी। मुझे बताओ क्या इस तरीके से हम कैंटीन के ऊपर से कॉस्ट खत्म कर देंगे, यस और नो? क्योंकि हमने उसके 20 वर्कर्स काउंट ही नहीं किए, क्योंकि हमने उसके 20 वर्कर्स काउंट ही नहीं किए। तो मेरा अब कैलकुलेशन देखना जो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, प्लीज फोकस रखिएगा। कैंटीन डिपार्टमेंट के ऊपर टोटल ओवरहेड्स हैं 12,800, कैंटीन डिपार्टमेंट के ऊपर टोटल ओवरहेड्स हैं 12,800। चेक कीजिएगा, गौर से देखिएगा, मैं ये कैंटीन डिपार्टमेंट के ऊपर से रिमूव कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। मैंने कैंटीन के ऊपर से ये 12,800 ओवरहेड्स रिमूव करने का फैसला किया है। तो ये कैसे करूंगा, 12,800 डिवाइड बाय 380 वर्कर्स। 380, 400 नहीं, 400 नहीं, 380 वर्कर्स। 380 इसलिए क्योंकि कैंटीन के अपने खुद के भी जो 20 वर्कर्स हैं, हम उन्हें एलिमिनेट कर रहे हैं। आई रिपीट, एलिमिनेट कर रहे हैं, हम उन्हें इंक्लूड ही नहीं करेंगे। तो इस तरह से कैंटीन के ऊपर कोई कॉस्ट नहीं आएगी। एक वर्कर के ऊपर खाने की कॉस्ट बहुत सारे डेसिमल में है, 33.68, तो मैं डेसिमल को यूज नहीं करूंगा, बल्कि मैं पूरी इक्वेशन बनाऊंगा। पूरी इक्वेशन 12,800 डिवाइड बाय 380 मल्टीप्लाइड बाय 150, तो फर्नीचर के की कॉस्ट मिल जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 150। तो कैंटीन के 12,800 में फर्नीचर का हिस्सा बनता है 5052.6, राउंड अप कर दूंगा 5053, 5053। इसी तरीके से साइकिल्स के पास कितने वर्कर्स हैं, 30। तो 150 को हटा के 30 कर दूंगा, 150 को हटा के 30 कर दूंगा। यूसुफ, यूसुफ पूछ रहे हैं बट सर वो जो 20 वर्कर्स हैं उनकी कॉस्ट कैसे डिवाइड होगी? बेटा वो काउंट ही नहीं हो रहे, तो उनकी कॉस्ट तो बाकी सब पे चली गई ना, उनकी कॉस्ट तो बाकी सब पे चली गई। बात समझ आई? उनके ऊपर तो कॉस्ट ही नहीं आई, उनकी कॉस्ट बाकी सब पे चली गई, हमने उन्हें काउंटिंग से एक्सक्लूड कर दिया, तो उनके ऊपर कॉस्ट ही नहीं आई। ठीक है, चलो दोबारा बता देता हूं। हमने कैंटीन के ऊपर से कॉस्ट खत्म करनी है। अब अगर मैं कैंटीन के इन वर्कर्स को भी इंक्लूड कर लेता, 20 वर्कर्स को भी, अगर मैं इन 20 वर्कर्स को भी इंक्लूड कर लेता, तो सवाल यह था ये 20 वर्कर्स कहां से अपनी कॉस्ट बर्दाश्त करते? ये तो कैंटीन के एम्प्लॉयज हैं, और कैंटीन तो सर्विस बिजनेस, सर्विस कॉस्ट सेंटर है। तो फिर से वही प्रॉब्लम आती, कैंटीन डिपार्टमेंट का मैनेजर आके मुझे बोलता कि सर ये 20 वर्कर्स की कॉस्ट मैं कैसे बर्दाश्त करूं, कहां से दूं? तो हमें कॉस्ट पूरी हटानी है,
तो हम उनके वर्कर्स को ही नहीं कंसिडर कर रहे, हमने उनके वर्कर्स को एलिमिनेट कर दिया और पूरी कॉस्ट रेस्ट 380 वर्कर्स पे डिवाइड कर दी। ठीक हो गया? आगे देखिएगा, नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर जब हमने फर्नीचर के ऊपर डिवाइड की तो वन फर्नीचर के पास 150 वर्कर्स थे, 380 में से 150, 380 में से 150 वर्कर्स, तो फर्नीचर के ऊपर कॉस्ट आई थी 5053, 5053। अब साइकिल्स के पास 30 वर्कर्स हैं, साइकिल्स डिपार्टमेंट के पास, तो 150 के बजाय अब हम यहां पे 30 लिखेंगे, तो साइकिल्स के ऊपर आ गई 1010.5, 1011, साइकिल्स के ऊपर आ गई 1011। ठीक है? कैंटीन की, कैंटीन के ओवरहेड्स का इतना हिस्सा साइकिल्स डिपार्टमेंट के ऊपर आया है, क्योंकि साइकिल्स डिपार्टमेंट के ऊपर इतने इंप्लॉइज थे, 30 इंप्लॉइज। साइकिल्स के बाद बोर्ड मार्कर डिपार्टमेंट है जिसके पास 100 इंप्लॉइज हैं। कितने इंप्लॉइज हैं? 100 इंप्लॉइज। चेक कीजिएगा, बोर्ड मार्कर डिपार्टमेंट है जिसके पास 100 इंप्लॉइज हैं, तो वो 100 इंप्लॉइज की कॉस्ट बर्दाश्त करेगा। दैट विल बी 3368, 3368। चेक करते जाइएगा, 3368। ठीक हो गया? इसके बाद बोर्ड मार्कर्स के बाद हमारे पास है सेल फोन डिपार्टमेंट जिसके पास है 50 वर्कर्स, तो वो बेयर करेगा, बोर्ड मार्कर हो गया ना, सेल फोन डिपार्टमेंट 50 वर्कर्स है, 1684, 1684। देखते जाइएगा, कैंटीन के वर्कर्स को हमने एलिमिनेट कर दिया, इनको काउंट नहीं करेंगे। बिजनेस मेंटेनेंस के पास है 30 इंप्लॉइज, साइकिल्स जितने इंप्लॉइज हैं इसके पास, तो 1011 इसके ऊपर आ जाएगा, 1011, और आखिरी में स्टोर के पास 20 इंप्लॉइज हैं, स्टोर के पास 20 इंप्लॉइज हैं, तो स्टोर के ऊपर ये कॉस्ट आ जाएगी 674, 674। आप एक काम करें, जल्दी से एक काम करें, ये हमने ऑरेंज में जितनी पॉजिटिव वैल्यूज लिखी हुई हैं, पॉजिटिव 6 वैल्यूज हैं, इनको जरा ऐड कीजिए, इनको जरा टोटल कीजिए। सर जब हमने कैंटीन के ऊपर से, ये चेक करना, 12,800, ये 12,800, जब हमने कैंटीन के ऊपर से बाकी तमाम कॉस्ट सेंटर्स को डिवाइड की, क्योंकि कैंटीन को इन तमाम कॉस्ट सेंटर्स ने यूज किया है, साइकिल डिपार्टमेंट ने भी यूज किया है, फर्नीचर डिपार्टमेंट ने भी यूज किया है, बिजनेस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने भी यूज किया है कैंटीन को, स्टोर डिपार्टमेंट ने भी यूज किया है, तो कैंटीन की कॉस्ट हम इन सबके ऊपर डालेंगे। जब हमने कैंटीन के 12,800 इन सब पे डिवाइड किए, गौर से सुनना, तो सर डेसिमल्स की वजह से राउंड अप और राउंड डाउन हुआ, जिसकी वजह से ये जो सारे टोटल्स आ रहे हैं ना, ये आ रहे हैं 12,801, जबकि ओवरहेड है 12,800, तो ये थोड़ी सी $1 की गलती हो रही है, इसको बहुत आसान काम है, ये 6, इसमें से किसी एक को भी आप एक वैल्यू नीचे कर दो, 673 कर दिया मैंने स्टोर को, अब ये 12,800 हो गया। अब सब पे बराबर, मतलब एज पर द यूजेज ऑफ कैंटीन, जिस डिपार्टमेंट ने कैंटीन को जितना इस्तेमाल किया है
उसके ऊपर उतनी कॉस्ट आ गई। मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज दिखा दूं, चेक कर लेना जरा इस चीज को। जितने वर्कर्स जितने वर्कर्स साइकिल्स के पास थे, उतने ही वर्कर्स बिजनेस मेंटेनेंस के पास भी थे। देखना जरा। हाँ, अली 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 से इस सवाल पे थोड़ी देर में आ रहा हूं, 2 मिनट में इसी सवाल पर आऊंगा। इसी को एलिमिनेशन मेथड कहेंगे, इसी को एलिमिनेशन मेथड कहेंगे। प्लीज फोकस करना। जितने वर्कर्स साइकिल्स डिपार्टमेंट के पास थे, उतने ही वर्कर्स बिजनेस मेंटेनेंस के पास भी थे। चेक कर लेना जरा। जितने ओवरहेड्स कैंटीन के साइकिल के ऊपर आए, उतने ही बिजनेस मेंटेनेंस के ऊपर भी आए हैं, बिकॉज दे हैव द सेम यूजेज ऑफ द कैंटीन। आप मुझे ये बताएं, क्या कैंटीन के ऊपर से हमने सारे ओवरहेड्स हटा दिए? यस और नो? सर हमने यहां तक कैंटीन के ऊपर से तमाम कॉस्ट एलिमिनेट कर दी, राइट। हमने कैंटीन के ऊपर से तमाम कॉस्ट एलिमिनेट कर दी। फॉर द टाइम बीइंग हमने कैंटीन के ऊपर से ओवरहेड्स को एलिमिनेट कर दिया। इज दिस राइट? तो सर हमने कैंटीन के ऊपर से ओवरहेड्स खत्म कर दिए, 12,800। कैंटीन डिपार्टमेंट का मैनेजर, बहुत गौर से सुनना, कैंटीन डिपार्टमेंट का मैनेजर शुक्रिया अदा करके चले गया कि आपने हमारे ऊपर से कॉस्ट खत्म कर दी। हम तो सर्विस वाले लोग हैं, हम कहां से कॉस्ट बर्दाश्त करेंगे? स्टोर और मेंटेनेंस वाले ये देख के परेशान हो गए, हम भी तो सर्विस देने बैठे, हमें हमारे ऊपर से कॉस्ट हटाने के बजाय उल्टा कैंटीन की भी कॉस्ट भी हमारे ऊपर डाल दी। तो हम अपनी ही कॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, हम कैंटीन की कहां से कॉस्ट बर्दाश्त करें? क्या उन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स वैलिड हैं? डू यू गाइस थिंक द डू यू गाइस थिंक द कंसर्न ऑफ बोथ स्टोर एंड बिजनेस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इज वैलिड राइट नाउ? कि सर हम तो अपने हिस्से की कॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, आपने कैंटीन की भी कॉस्ट हमारे ऊपर डाल दी। गौर से सुनिएगा, मैंने उन्हें कहा जरा सबर करो भाई, कैंटीन को फारिग कर दिया ना, कैंटीन को रिलीफ दे दिया, अब बारी है स्टोर की। स्टोर मैनेजर जरा आगे आओ, स्टोर मैनेजर साहब सामने आइए, बताएं जरा आपके ऊपर अब तक टोटल कितनी कॉस्ट आ चुकी है, तो चेक कर लें जरा। स्टोर डिपार्टमेंट ने कहा सर पहले थी 24,000, कैंटीन के भी 673 आपने मेरे ऊपर ट्रांसफर किए हैं। गौर से देखिएगा, तो सर अब ये अमाउंट बनती है 24,673। 24,673। क्या कैन स्टोर के ऊपर ये कॉस्ट है 24,673? यस और नो? क्या स्टोर के ऊपर ये कॉस्ट है 24,673 और हमें ये स्टोर के ऊपर से रिमूव करनी है, हटानी है? मैंने बोला कैंटीन स्टोर साहब ये बता दें जरा कि आपके डिपार्टमेंट को किसने कितनी दफा इस्तेमाल किया है? चेक करना जरा, चेक करना। तो सर पता चला फर्नीचर ने यूज किया है 800 दफा, और साइकिल्स ने यूज किया है 100 दफा, और बोर्ड मार्कर ने यूज किया है 120 दफा, सेलफोन ने यूज किया है 40 दफा। मुझे ये बताओ टोटल स्टोर्स को कितनी दफा यूज किया गया है पूरे साल? हाउ मैनी टाइम्स stores have been used in this year? How many times stores have been used? Store have been used. सर 1100 दफा। चेक कर लीजिएगा, प्लीज चेक कर लीजिएगा। सर 1100 दफा स्टोर डिपार्टमेंट यूज हुआ है। लेकिन क्या इस 1100 में कैंटीन भी है? 30 मौजूद कैंटीन? क्या इस 1100 के अंदर कैंटीन के भी 30 मौजूद है? यस और नो?
क्या इस 1100 के अंदर कैंटीन के भी मौजूद हैं? तो अब आप अंडरस्टैंड करना, इस बात को फोकस करना। कैंटीन का मैनेजर तो जा चुका है, कैंटीन का मैनेजर तो जा चुका है, रिलीफ मिल चुका है। अब अगर मैं ये 1100 काउंट करूंगा तो कैंटीन के ऊपर फिर कुछ कॉस्ट आ जाएगी। कैंटीन का मैनेजर फिर वापस आ जाएगा मेरे पास, साहब कहां से बर्दाश्त करूं मैं फिर ये कॉस्ट। मैं फिर उसको डिवाइड करूंगा, तो कैंटीन को तो स्टोर ने भी यूज किया है, कैंटीन को स्टोर ने, तो अंडरस्टैंड करना ये तो एक दूसरे के ऊपर फिर कॉस्ट ही छलांग मारते रहेगी। कैंटीन वाला कहेगा मुझे स्टोर ने यूज किया है, कुछ कॉस्ट मेरी उसके ऊपर जाए। स्टोर वाला कहेगा मुझे कैंटीन ने यूज किया है, मेरी कुछ कॉस्ट कैंटीन के ऊपर जाए। तो सुन लो भाई, हम ये काम कभी खत्म ही नहीं कर सकेंगे। अभी अगर हम इसको 1100 पे डिवाइड कर देंगे ना, गौर से सुनना मेरी बात को, अगर मैं अभी 1100 पे डिवाइड कर दूंगा तो इस 1100 में ये 30 कैंटीन की भी रिक्वेस्ट है, तो कुछ कॉस्ट दोबारा से कैंटीन के ऊपर चली जाएगी। कैंटीन वाला फिर आ जाएगा, कहेगा सर इसको खत्म करें। मैं फिर कैंटीन की उस कॉस्ट को डिवाइड करूंगा 380 वर्कर्स पे, तो उस 380 वर्कर्स में फिर स्टोर के वर्कर्स आ जाएंगे 20, फिर स्टोर वाला आ जाएगा कि सर मेरे ऊपर से कॉस्ट खत्म की थी, दोबारा डाल दी, फिर खत्म करें। तो अंडरस्टैंड करना मेरी बात को, सुन लेना। क्या हमने स्टोर से पहले कैंटीन को एलिमिनेट कर दिया है? क्या हमने कैंटीन को स्टोर से पहले कैंटीन को एलिमिनेट कर दिया है? तो अब हम कैंटीन की रिक्वेस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। वी वोंट कंसिडर दिस 30। हम इस 30 को अब कंसिडर नहीं करेंगे। अब बताओ मुझे कि कितनी रिक्वेस्ट रह गई हैं? कितनी रिक्वेस्ट, कितनी रिक्वेस्ट रह गई? 1100 में से अगर हम कैंटीन की 30 को हटा दें तो क्या 1070 रिक्वेस्ट रह गई? या ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। हाँ, 1070 रिक्वेस्ट। तो गौर से देखना और फोकस करना, फोकस करना। स्टोर के ऊपर ओवरहेड्स हैं 24,673। स्टोर्स के ऊपर ओवरहेड्स हैं 24,673। इसे हम डिवाइड करेंगे 1070 के ऊपर, 1070 के ऊपर डिवाइड बाय 1070। तो क्या एक रिक्वेस्ट की कॉस्ट पता चल जाएगी? एक रिक्वेस्ट, तो फर्नीचर ने 800 दफा रिक्वेस्ट दी थी, मल्टीप्लाइड बाय 800। तो फर्नीचर्स के ऊपर जो स्टोर की कॉस्ट जाएगी, स्टोर के इस 24,673 की अमाउंट फर्नीचर के ऊपर जाएगी, वो जाएगी 18,447। फर्नीचर के बाद साइकिल्स ने 100 दफा यूज किया है, 100 टाइम्स। तो 2306, 2306। और साइकिल्स के बाद बोर्ड मार्कर ने यूज किया है 120 टाइम्स, 120 टाइम। तो 100 हटा के 120 कर देंगे, 2767, 2767। और बोर्ड मार्कर्स के बाद सेलफोन्स ने यूज किया है 40 टाइम्स। तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 922,
922 देखते जाइएगा। और सेलफोन्स के बाद बिजनेस मेंटेनेंस ने यूज किया है 10 टाइम्स। बिजनेस मेंटेनेंस से भी यूज किया है स्टोर को, कैंटीन को हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो 10 टाइम्स इंटू 10 तो ये हो गया 231 अब आप मुझे ये बताएं, क्या हमने पहले कैंटीन को पूरा एलिमिनेट कर दिया, अब हमने स्टोर को एलिमिनेट करके क्या स्टोर के हिस्से की कॉस्ट, ये चेक करना, क्या हमने स्टोर के हिस्से के ओवरहेड्स बाकी तमाम कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर डाल दिए जिन्होंने उसको यूज किया था, और क्या स्टोर को हमने एलिमिनेट कर दिया? यस और नो, मुझे बताएं यस और नो। फोकस कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। स्टोर के ऊपर से भी कॉस्ट एलिमिनेट हो गई, स्टोर डिपार्टमेंट का मैनेजर भी शुक्रिया अदा करके चले गया, डन एंड डस्टेड। अब रह गया बिजनेस मेंटेनेंस, अब रह गया बिजनेस मेंटेनेंस। बिजनेस मेंटेनेंस वाला ये सोच रहा है कि मैंने भी तो सर्विस दी थी, पहले मेरे ऊपर अपने हिस्से की कॉस्ट, फिर कैंटीन की कुछ कॉस्ट, फिर स्टोर की कुछ कॉस्ट। वो बेचारा परेशान खड़ा हुआ है, अफसुर्दा। बुलाया आगे, इधर आओ, कितनी कॉस्ट है तुम्हारे ऊपर? तो उसने बताया 8,000 मेरी अपनी थी, 8,000 मेरी अपनी खुद की थी, 1011 कैंटीन की आई थी, और 231 स्टोर्स की आई थी। तो टोटल मेरा बनता है, चेक करना जरा, बिजनेस मेंटेनेंस वाला कह रहा है कि उसका टोटल बनता है 9242। क्या अब हमें ये 9242 बाकी सब पे डिवाइड करना है? बाकी सब पे डिवाइड करना है जैसे जिसने बोर्ड में बिजनेस मेंटेनेंस को यूज किया है। तो हमें पता ये चला कि बिजनेस मेंटेनेंस को यूज किया है आवर्स के हिसाब से, टोटल 240 घंटे। और आप देखो इन तीनों ने बिजनेस मेंटेनेंस को यूज ही नहीं किया, तो इन तीनों के ऊपर तो कोई कॉस्ट ही नहीं आएगी। टोटल 240 आवर्स में से 60 यूज कर रहे हैं फर्नीचर और साइकिल्स। तो गौर से देखना, मेरी बात को समझ लेना। बिजनेस मेंटेनेंस के ऊपर ओवरहेड अब तक आ चुका है 9242, और 240 घंटे उसने सर्विस दी है। तो डिवाइड करूंगा ना 240 से, तो 1 घंटे की ओवरहेड पता चल गए, 1 घंटे के। अब आप नोट करना, इसमें से 60 आवर्स ले रहे हैं फर्नीचर एंड साइकिल्स। तो इन दोनों के ऊपर, फर्नीचर और साइकिल के ऊपर कॉस्ट जाएगी, चेक कीजिएगा, 9242 डिवाइड बाय 240 मल्टीप्लाइड बाय 60, 2311 एंड 2311। क्योंकि ये दोनों सेम आवर्स ले रहे हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से, क्योंकि ये दोनों मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से सेम आवर्स ले रहे हैं, तो दोनों के ऊपर मेंटेनेंस की सेम कॉस्ट जाएगी। इसके बाद बोर्ड मार्कर 40 आवर्स ले रहा है और सेलफोन्स उससे डबल ले रहा है। तो चेक करना, बोर्ड मार्कर के ऊपर 40 आवर्स के हिसाब से 1540 1540 जाएगी, और सेलफोन्स के ऊपर इससे डबल जाएगी 3080। तो सर जैसे ही हमने ये कॉस्ट इन चारों के ऊपर डिवाइड की, सर्विस कॉस्ट सेंटर तीनों एलिमिनेट हो गए, जीरो।
अब ना कैंटीन के ऊपर कोई कॉस्ट है, ना स्टोर के ऊपर कोई कॉस्ट है, और ना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर कॉस्ट है, और ये सारी कॉस्ट बाकी चारों कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर आ गई। इसको कहते हैं रीअपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर्स टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स ऑन सुटेबल बेसिस। मुझे बताए, क्या आज की क्लास का कंटेंट अब क्लियर हो गया? यस प्लीज।